आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की मशहूर और मुतासिर कुन किताबों की समरी, आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। इंट्रोडक्शन। उस समय के बारे में सोचिए जब आपने पहली बार काम करना शुरू किया था। सैलरी के अलावा वो क्या चीज़ थी जिसने आपको काम करने के लिए मोटिवेट किया था? हो सकता है कि इसका आपके पास कई जवाब हो, जैसे कि आप कंपनी को आगे ले जाने में मदद करना चाहते थे या आप पर्सनल और करियर ग्रोथ चाहते हो। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। अब आप बस पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं। आपने हार क्यों मान ली? आपने कब अपनी ग्रोथ और कुछ करने की इच्छा के बारे में चिंता करना छोड़ दिया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप बेकार के काम करने में बिजी हो गए। आपको अब ग्रेट वर्क यानी कमाल का काम करने का गोल बनाना चाहिए। ये समरी आपको सिखाएगी कि ग्रेट वर्क क्या होता है और वो कैसे आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आप कई अलग अलग तरह के मैप्स का इस्तेमाल करके ग्रेट वर्क ढूंढना सीखेंगे। ये मैप्स आपको ज़्यादा क्रिएटिव, मोटिवेटेड, पैशनेट और इंस्पायर्ड बनाएंगे। तो क्या आप अपने काम करने के तरीके को बदलने के लिए तैयार हैं? लेइंग द फाउंडेशन। इस बुक के ऑथर माइकल स्टीनियर कहते हैं कि तुरंत ग्रेट वर्क शुरू करना मुश्किल है। पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि ग्रेट वर्क होता क्या है। तो यहाँ हम फेमस ग्राफिक डिज़ाइनर मिल्टन ग्लेसर की बात करेंगे। मिल्टन ने आई लव न्यूयॉर्क का जाना माना लोगो बनाया था। उन्होंने अपनी बुक में बताया है कि हम जो भी काम करते हैं उसे 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है: बैड वर्क, गुड वर्क और ग्रेट वर्क। बैड वर्क बिल्कुल अपने नाम की तरह ही है। ये वो काम होता है जो आपकी एनर्जी, वक्त और जिंदगी को सिर्फ बर्बाद ही करता है। बैड वर्क में बस ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए काम करते जाना और मल्टीपल मीटिंग्स अटेंड करना शामिल है। इससे समय की बर्बादी होती है। गुड वर्क प्रोडक्टिव काम होता है। ये आपकी ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी का सोर्स होता है। जैसे कि आप लोगों की मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए अपनी साइकोलॉजी की डिग्री का इस्तेमाल करके किसी हेल्थ इवेंट में वॉलंटियर करते हैं। गुड वर्क वो अच्छा काम होता है जो आप अपने जॉब में करते हैं, जैसे कि बिजनेस की सेल्स बढ़ाना या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स अपनी कंपनी की ओर लाना। ग्रेट वर्क वो काम होता है जो हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहता है। ये वो काम होता है जो आपके लिए मीनिंगफुल होता है या मायने रखता है। इससे आपके और दूसरे लोगों के जीवन में फ़र्क पड़ता है। ग्रेट वर्क से आपको ज़्यादा कंफर्ट या सुख मिलता है और आपका पूरा फोकस बस उसी पर होता है। इसे फ्लो जोन कहते हैं। ये वो जोन होता है जहाँ आप इतने फोकस्ड होते हैं कि आपको समय गुजरने का एहसास तक नहीं होता है। ग्रेट वर्क सुनने में तो ज़बरदस्त लगता है, लेकिन ग्रेट वर्क करने में समय लगता है। ये सबके लिए नया और चैलेंजिंग होता है, इसलिए कई लोग इसे करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। ग्रेट वर्क ढूंढना एक लंबा और मुश्किल प्रोसेस है, लेकिन जब आप उसे ढूंढ लेंगे, आप खुश और सैटिस्फाइड महसूस करेंगे। ग्रेट वर्क ढूंढने के लिए मैप की ज़रूरत है। इसके लिए आपको उस मैप की ज़रूरत नहीं है जो आप स्कूल में इस्तेमाल करते थे, बल्कि आपको कंसेप्चुअल मैप की ज़रूरत है। ग्रेट वर्क ढूंढना मतलब सिर्फ काम ढूंढना नहीं है। इससे ये भी पता चलता है कि आप अभी कहाँ खड़े हैं और कौन से रास्ते पर चलने से आप कंप्लीट महसूस करेंगे। ये मैप्स आपके सवालों का जवाब देने में मदद करेंगे, जैसे कि मैं इस वक्त कहाँ खड़ा हूँ, क्या मुझे आगे बढ़ते रहना चाहिए या फिर रुक जाना चाहिए। तो जो सबसे पहला मैप आप बनाएंगे वो होगा कि आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं। एक पेपर पर एक सर्कल बनाइए, ये सर्कल आपका मैप है। फिर उन 3 तरह के काम के बारे में सोचिए जो आप कर सकते हैं: बैड, गुड और ग्रेट। अब उस सर्कल को आप अभी कितना बैड, गुड और ग्रेट काम कर रहे हैं उसके हिसाब से डिवाइड कीजिए। आप अपने सर्कल को ठीक से डिवाइड करने के लिए हर काम का एक एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आपको खुद से झूठ नहीं बोलना है। जैसे आप चीटिंग करके कह सकते हैं कि आप गुड वर्क कर रहे हैं, लेकिन असल में आप अपने काम का ज़्यादातर समय सिर्फ मीटिंग करते हुए ही बिताते हैं। अब आपने अपने सर्कल को डिवाइड कर लिया है। उसे देखकर आप क्या कहेंगे? क्या आप गुड वर्क या सही काम कर रहे हैं? क्या आपका मैप बैड वर्क से भरा हुआ है? खुद से पूछिए कि आपके काम का परफेक्ट मिक्स क्या होना चाहिए। आप अपने मैप को कैसा देखना चाहते हैं? अपने आइडियल मैप को इमेजिन करने से आपको ये जानने में मदद मिलेगी कि आपको किस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के तौर पर, एमी अपने काम से खुश है। उसे लगता है कि वो गुड वर्क कर रही है। उसके हिसाब से गुड वर्क का डेफिनेशन है हर महीने के अंत तक अपना सेल्स टारगेट अचीव करना।
लेकिन एमी ग्रेट वर्क नहीं कर रही है। एमी अपने मैप में ग्रेट वर्क का सबसे बड़ा हिस्सा देखना चाहती है। फिर एमी खुद को एनालाइज करती है, वो कौन सा काम है जिससे वो फ्लो के स्टेट में चली जाती है, यानी उसे किस काम में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। उसे एहसास हुआ कि अपने काम के बारे में दूसरों को सिखाने से उसे खुशी मिलती है। उसे खुशी के साथ साथ संतुष्टि का भी एहसास होता है जब वो लोगों को अपनी सेल्स टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज के बारे में सिखाती है। इसीलिए एमी ने अपना ज़्यादातर समय यूनिवर्सिटी में पढ़ाकर बिताना शुरू कर दिया। ऐसा करके वो अपने मैप में अपने ग्रेट वर्क का हिस्सा बढ़ा सकती थी। सीड्स ऑफ योर ग्रेट वर्क। हो सकता है कि आप डरे और घबराए हुए हों। हो सकता है कि आपको पता ही ना हो कि आपके लिए ग्रेट वर्क क्या है। लेकिन ग्रेट वर्क को ढूंढना मुश्किल नहीं है। ग्रेट वर्क का मतलब है अपने पीक या टॉप के मोमेंट्स को इकट्ठा करना। पीक मोमेंट्स का मतलब है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। उस समय के बारे में सोचें जब आपने अपने ग्रुप प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए वॉलंटियर किया था। उन मोमेंट्स यानी पलों के बारे में सोचें जब आपने कुछ ऐसा किया था जो आपके लिए बिल्कुल नया था। इन्हें पीक मोमेंट्स कहते हैं। ये वो मोमेंट्स होते हैं जहां आप इंस्पायर्ड और उस काम में पूरी तरह से डूबे हुए होते हैं और अपना बेस्ट करते हैं। ये वो मोमेंट्स हैं जब कुछ करने के लिए आपको किसी थ्रिल या एडवेंचर जैसा महसूस होता है। आप उसे दोबारा भी करना चाहते हैं। हर इंसान के उसके पीक मोमेंट्स अलग हो सकते हैं, इसलिए ग्रेट वर्क सबके लिए सेम नहीं होता है। मैप 2 का मतलब है कि ग्रेट क्या है। इस मैप में आपको बस अपने पीक मोमेंट्स को याद करना है। ये वो मोमेंट्स थे जहां आपने सबसे बेस्ट फील किया था, यानी आपको सबसे अच्छा लगा था। इसमें मैप 1 की तरह सर्कल नहीं होता, बल्कि इसमें 4 ट्रायंगल होता है जो आपके हर पीक मोमेंट को दिखाता है। ऐसे पीक मोमेंट्स चुनें जो आपके करियर में हुए हों। ज़रूरी नहीं है कि ये प्रमोशन मिलने जैसे बड़े मोमेंट्स हों। ये एक छोटा सा वो पल भी हो सकता है जहां आपने अपने कलीग के काम में मदद की थी। हो सकता है कि ये दूसरों के लिए कोई बड़ा काम ना हो, लेकिन किसी की मदद करने से आपको हफ्तों तक खुशी का एहसास हुआ था। उन यादों या मेमोरीज पर फोकस करें जिनसे आप इंस्पायर्ड हुए थे या आपको गर्व महसूस हुआ था। आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बिताए हुए पलों को भी पीक मोमेंट्स में शामिल कर सकते हैं। क्या आपने कभी अपने दुखी दोस्त को दिलासा देकर शांत किया है? क्या आपने कभी अपने फैमिली मेंबर को खुलकर बात करने और उनकी फीलिंग्स बताने में उनकी मदद की है? याद रखें, पीक मोमेंट का मतलब कुछ बड़े से नहीं होता है, बल्कि मायने इस बात का रखता है कि उस पल ने आपको कैसा महसूस कराया था। अपने पीक मोमेंट्स को चुनने के बाद उसे एक टाइटल दें और एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी लिखें। इससे आपको हर पीक मोमेंट आसानी से याद रखने में मदद मिलेगी। ये वो हिस्सा भी है जहां आप हर मोमेंट के बारे में सोचेंगे। उस पल में ऐसा क्या हुआ था कि आपने उसे अपने पीक मोमेंट के लिए चुना? उस मोमेंट की डिटेल्स क्या-क्या हैं? उस पल में कौन से स्किल्स, बिहेवियर और इमोशंस शामिल थे? उस मोमेंट में आपका फेवरेट हिस्सा क्या था? उसमें कौन से लोग शामिल थे? उसके बाद आपको कैसा महसूस हुआ था? अपने जवाब लिखिए। हर पीक मोमेंट के लिए ऐसा कीजिए। डिटेल्स भरने में संकोच ना करें। आप जितना ज़्यादा डिटेल बता पाएंगे, उतना बेहतर होगा। इन डिटेल्स की मदद से आप हर पीक मोमेंट का पैटर्न देख पाएंगे। जैसे कि हो सकता है कि उन मोमेंट्स में वो आपका बर्ताव हो जो आपको अच्छा लगा हो, या हो सकता है कि आपका रोल आपको पसंद आया हो। वो आपका एटीट्यूड और स्किल्स भी हो सकते हैं जो आपने उन पलों में यूज़ किए थे। इस पैटर्न से आपको इशारा मिलेगा कि आपका ग्रेट वर्क कैसा होगा। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सारिका का करियर अच्छा खासा चल रहा था। वो एक ऐसी कंपनी में काम करती थी जो फूड बनाती है और एडवर्टाइज करके उसे सुपरमार्केट को बेचती है। सारिका वहां डायरेक्टर हुआ करती थी, लेकिन फिर उसे आईटी की वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। सारिका इंटेलिजेंट है और अपने काम में बहुत अच्छी भी है। उसे नए पोजीशन की जिम्मेदारी संभालने में कोई परेशानी नहीं हुई। अब उसका असली चैलेंज था ज़्यादा बड़ी टीम को मैनेज करना और नए वीपी के तौर पर अपनी रेप्यूटेशन बनाना। सारिका अपने नए पोजीशन के लिए ग्रेट वर्क करना चाहती थी। हाँ, बड़ी टीम को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, उसे अपने कलीग्स का भरोसा जीतने की भी ज़रूरत है। लेकिन सारिका को सबको ये भी दिखाना था कि वो इस प्रमोशन के काबिल है। इसलिए उसे ग्रेट वर्क करने की ज़रूरत थी। और इसलिए इन चैलेंजेस से डील करने के लिए सारिका ने मैप 2 का इस्तेमाल किया। उसने अपने उन पीक मोमेंट्स को याद किया जो तब हुए थे जब वो कंपनी की डायरेक्टर थी। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो उसने उन चैलेंजेस के बारे में सोचा जिसका सामना उसे प्रमोशन मिलने से पहले करना पड़ा था। सारिका एक प्रोजेक्ट की लीडर थी जो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी से जुड़ा हुआ था। उसने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका बताया था वो लोगों को खास पसंद नहीं आया।
दरअसल उसने कंपनी को सुझाव दिया था कि कंपनी को एक कंसल्टेंट हायर करना चाहिए जो कंपनी के नए प्रोडक्टिविटी टूल को अप्लाई करने में मदद कर सके। इस वजह से लोग उससे नाराज थे। उनके बॉस उसके फैसले पर सवाल उठा रहे थे। सारिका की टीम भी काफी प्रेशर में थी क्योंकि हर कोई उनसे गुस्सा था। लेकिन सारिका ने इस नफरत और प्रेशर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने अपने बॉस और कलीग्स के सवाल उठाने पर उन्हें कारण समझाया। उसने मोटिवेशन देकर अपनी टीम का मनोबल भी बढ़ाया। सारिका को इस बात पर पूरा भरोसा था कि उसका फैसला सही साबित होगा। कंपनी में लोग बढ़ रहे थे लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही थी, इसलिए कोई ना कोई कदम उठाना जरूरी हो गया था। अंत में सारिका सही साबित हुई। उसके सॉल्यूशन की वजह से एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी और इससे कंपनी के पैसे और दूसरे रिसोर्सेज भी बचे। सारिका के दूसरे पीक मोमेंट्स भी इस प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम के जैसे ही थे। इन मोमेंट्स में सारिका ने हमेशा एक लीडर के तौर पर काम किया। कंपनी और उसके एम्प्लॉयज़ के बीच मतभेदों को सुलझाने के लिए वो कई बार मीडिएटर का रोल निभा चुकी थी। फिर सारिका ने अपने हर मोमेंट को ध्यान से एनालाइज किया और उसे उन सब में एक जैसा पैटर्न नजर आया। उसे पता था कि एक अच्छा लीडर कैसे बनते हैं और कैसे रिश्ते बनाते हैं। वो दूसरों से नेगोशिएट या बातचीत करने में भी बहुत अच्छी थी। सारिका ने अपना ग्रेट वर्क लीडरशिप के रोल में पाया। जिम्मेदारी को निभाने का एहसास और वर्क एथिक्स उसे ग्रेट लीडर और रोल मॉडल बनाते हैं। उसमें उन लोगों को भी एक साथ लाने का टैलेंट है जिनके विचार एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। वो उस कंपनी के लिए एक ऐसी पिलर हैं जिन पर वो मुश्किल वक्त के दौरान आंख बंद करके भरोसा कर सकते थे। द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट रियलिटीज। हर इंसान अलग होता है, इसलिए सब एक जैसे सोच या देख नहीं सकते, क्योंकि सबका अपना अलग बैकग्राउंड होता है, अपनी मेमोरी, इंटरप्रिटेशन और नज़रिया होता है। इसलिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि लोग अलग तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेट या उन पर रिएक्ट कर सकते हैं। झगड़े से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप अपना नज़रिया किसी के सामने साबित करने की कोशिश ना करें, ना ही दूसरों से उम्मीद करें कि वो आपका नज़रिया समझेंगे, क्योंकि हो सकता है कि उनका बैकग्राउंड आपसे अलग हो, जिनके बारे में शायद नहीं जानते हो। अगर कोई आपके ओपिनियन के खिलाफ कुछ बोलता है तो इस बात का बुरा भी मत मानो। हमेशा याद रखें कि दो या ज़्यादा लोगों के बीच सच के अपने अपने वर्जन हो सकते हैं। हर किसी के पास लाइफ को लेकर अपना खुद का इंटरप्रिटेशन, अपने बिलीव्स और फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकते हैं। आप उन पर अपनी सोच नहीं थोप सकते जो आपसे अलग सोचते हैं। आपको ये स्वीकार करना होगा कि उनका सच आपके सच से अलग हो सकता है, बजाय इसके कि आप हमेशा बार बार खुद को सही साबित करने की कोशिश करते रहें। दूसरों का वो सच जो आपसे अलग है, जब आप उसे स्वीकार करना सीख जाते हो तो आप उन्हें और उनके भावनाओं को समझने लगते हो। ये आपको आगे बढ़ने के मौके देता है, क्योंकि फिर आपको दूसरों का नज़रिया गलत या छोटा नहीं लगेगा। आप बिना जज किए खुले मन से नए थॉट्स को सुनोगे और स्वीकार करोगे, उनकी पोजीशन को समझोगे और अपनी मर्जी से उनके साथ एडजस्ट करना सीखोगे। इस बात को हम यहाँ एक एग्जाम्पल से समझेंगे। स्टेसी के पेरेंट्स ने बचपन में उसके लिए एक बेबी सिटर हायर किया था। स्टेसी ये सोचकर हैरान होती है कि उसके पेरेंट्स ने ये जिम्मेदारी खुद क्यों नहीं उठाई। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, इस बात को लेकर उसके मन में गुस्सा बढ़ता गया, लेकिन बाद में आखिर उसे समझ आया कि उसके पेरेंट्स ने ये डिसीजन क्यों लिया था, क्योंकि उस वक्त उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। और तब स्टेसी के दिल में अपने पेरेंट्स के लिए पहले जैसी इज्जत वापस आ गई थी। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस मोमेंट में उनके लिए क्या सच था। अगर आप ऐसा माइंडसेट रखेंगे तो फिर कभी किसी बात को पर्सनली नहीं लेंगे, यानी खुद पर पर्सनल अटैक जैसा नहीं मानेंगे। इसका नतीजा ये होगा कि आपके सारे शक और इल्ज़ाम की जगह एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट और प्यार में बदल जाएगा, जो आपके सारे आपसी मनमुटाव दूर कर देगा। अब आपको यकीन हो जाएगा कि आप हमेशा दूसरों की सोच नहीं बदल सकते, क्योंकि हर किसी का जन्म से लेकर आपसे मिलने तक का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। दूसरों का नज़रिया बदलने की कोशिश मत करो, दूसरों की बात को सुनो और समझो। शांति से बात करो और नेगोशिएशन के लिए तैयार रहो। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन सही है और कौन गलत? ज़रूरी तो ये है कि आप लोगों के डिफरेंसेस स्वीकार करना सीखो और अपने भी। इस माइंडसेट के साथ आप दूसरों के प्रति अपनी इंटॉलरेंस को टॉलरेंस में बदल सकते हो, जहां आप उन्हें खुद से अलग एक सेपरेट रियलिटी की तरह देख सकेंगे। फिर आप सिचुएशन को समझ पाएंगे और अपनी रिएक्शन को कंट्रोल कर पाएंगे। इससे आपका डिफेंसिव रिस्पॉन्स भी दूर होगा और आपका दिल नए बिलीव्स, ओपिनियन और आइडियाज़ को एक्सेप्ट करने के लिए खुलने लगेगा। आप उस फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस से बचे रहेंगे जो उन रियलिटी से आती है जिससे आपको सेपरेटली डील करना पड़ता है। प्रेजेंट मोमेंट में जीना एक जानी मानी सलाह है, लेकिन इसे बहुत कम लोग अपनाते हैं।
अपने पास्ट एक्सपीरियंस को समझे बिना आप प्रेजेंट में नहीं रह सकते। आमतौर पर थेरेपिस्ट आपको अपना पास्ट याद करने को कहते हैं ताकि उनसे सबक लेकर आप उसे प्रेजेंट में अप्लाई कर सकें। पास्ट के नेगेटिव फीलिंग्स और थॉट्स पेशेंट को खुलकर अपने मन की बात कहने में मदद करते हैं, लेकिन ये आपके प्रेजेंट सेल्फ के सोचने और अपनी समझदारी को इस्तेमाल करने की एबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। इसका नतीजा ये होता है कि आपकी लाइफ की क्वालिटी बढ़ने के बजाय घटने लगती है। वहीं पास्ट को दोबारा एक्सपीरियंस करने का ऑल्टरनेट रिजल्ट है एक इंसान के तौर पर ग्रो करना। दर्द भरे थॉट्स और यादें शायद आपको थोड़ा परेशान करेंगी, लेकिन पास्ट में इन सारे चैलेंजेस से बाहर निकलने के बाद आपको प्रेजेंट में ये कॉन्फिडेंस देगा कि आप फिर से उन्हें एफिशिएंटली हैंडल कर सकते हैं। अगर पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था जहां आप बहुत घबरा गए थे, तो ये मुमकिन है कि प्रेजेंट में भी आप कुछ ऐसा ही फील करेंगे। इसलिए ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस चाहे जो भी रहा हो, आप प्रेजेंट में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डटे रहें। जैसे मान लो पास्ट में आपसे पहले कोई गलती हुई थी और प्रेजेंट में आप फिर से वही नतीजा नहीं भुगतना चाहते हैं, इसलिए आप वही गलती दोबारा नहीं करेंगे। हो सकता है कि आप सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हों और पास्ट का पछतावा आपको अभी तक है, जिसे आप भुलाकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आपको अपने पछतावे पर बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बजाय पास्ट को एक सबक की तरह लेना चाहिए, जिसे भूलकर आगे बढ़ने और प्रेजेंट में जीने में ही भलाई है। पास्ट एक सिंपल मेमोरी है जो आपके माइंड को प्रेजेंट में भी चैलेंज करता है। ये आपके खिलाफ जा सकता है, पर याद रहे आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो। आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन से थॉट को इम्पोर्टेंस देनी है और कौन से थॉट्स को अनदेखा करना है। इसलिए पास्ट की नेगेटिविटी पर पछताना आपके खुद के हाथ में है। अपने पास्ट को मेमोरी की तरह लो जिन्हें आप मैनेज कर सकते हो। ये सच है कि जो आप आज हो अपने कल की वजह से हो, लेकिन सेम सिचुएशन आपको कुछ पल रुकने और समझने का मौका देती है कि चीज़ें अब पहले जैसी नहीं रही। चाहे आपको सिचुएशन सेम लगे, लेकिन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी और आपके जीने का तरीका अब अलग है। इसलिए आप हमेशा अपने पास्ट को कंपेयर और उसका यूज़ नहीं कर सकते। आपका पास्ट आपके लिए सिर्फ एक लेसन की तरह है जो आपको गाइड करता रहेगा, लेकिन उन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से आप ये भूल सकते हैं कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन पास्ट वाली सिचुएशन से काफ़ी अलग है। इस फर्क को जानने के बाद बारी आती है अपने माइंड को रीडायरेक्ट करने की और प्रेजेंट पर ध्यान देने की। आपके पास जो अभी है उस पर ध्यान दो, क्योंकि आप बीता हुआ वक्त लौटा नहीं सकते। हमने यहाँ हर हाल में खुश रहने के 5 प्रिंसिपल्स डिस्कस किए। अगले चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे कि इन प्रिंसिपल्स को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कैसे करना है। अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स इन रिलेशनशिप्स। किसी भी रिलेशनशिप को निभाने के लिए दिल में एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होना ज़रूरी है और साथ में ओपन कम्युनिकेशन और सच्चा प्यार भी उतना ही ज़रूरी है। ये इमोशनल स्टेट से शुरू होता है जहाँ पार्टनर्स आपसी रिश्ते से सैटिस्फाइड रहते हैं। उनकी ये सैटिस्फैक्शन अच्छी फीलिंग्स को ट्रिगर करती है और पार्टनर्स के बीच आपसी मतभेद को दूर कर देती है। एक खूबसूरत रिश्ते के लिए दूसरे के साइकोलॉजिकल हेल्थ को समझना भी बेहद ज़रूरी है। इसमें ओपन कम्युनिकेशन भी शामिल है, जहां इंसान खुद को इतना सेफ फील कर पाते हैं कि अपनी चिंता को डिस्कस करते हैं और साथ मिलकर प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करते हैं। दूसरे के थॉट पर सवाल उठाने की आदत की वजह से रिश्तों में दरार बढ़ती है। हालांकि एक दूसरे की कमियों को इंसान की पर्सनालिटी का एक इंटरेस्टिंग हिस्सा समझना आपसी मतभेदों को भुलाने के लिए बेहद ज़रूरी है। ये इस बात को पहचानने और समझने पर जोर देता है कि सबका इंटरेस्ट और नज़रिया अलग-अलग हो सकता है। एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे की गलतियों को अनदेखा कर दें। उन्हें पहचानना आपकी आपसी समझ को बढ़ाएगा और आप इतना पेशेंस रख पाएंगे कि अपने पार्टनर को सुन सकें कि वो क्या कहना चाहता है। जब आप अपनी समझ को बढ़ाएंगे तो दूसरों की बात आपको कम परेशान करेगी और उनकी बात या उनके विचारों को आप दिल पर नहीं लेंगे। इससे आपके दिल में उन लोगों के लिए प्यार और इज्जत की भावना जागेगी जो आपके अपने हैं, जैसे कि आपका पार्टनर, आपके फ्रेंड्स, रिश्तेदार, पड़ोसी वगैरह। किसी भी रिश्ते की खूबी उन सब लोगों की फीलिंग्स पर डिपेंड करती है जो उस रिश्ते से जुड़े होते हैं। पॉजिटिव फीलिंग्स जहां रिश्तों में मिठास लाती हैं, वहीं नेगेटिव फीलिंग्स कड़वाहट से भर देती हैं। आप बात करते वक्त अपने टोन और अपने शब्दों के पीछे छुपी भावनाओं को कंट्रोल करके इन फीलिंग्स को हैंडल कर सकते हैं। कम्युनिकेशन खुद को एक्सप्रेस करने का बेस्ट तरीका है। ये ज़्यादा असरदार है क्योंकि आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स को डिस्कस कर सकते हैं। ये एक मौका भी देता है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का।
ये एक अच्छा तरीका है उस बात को सामने रखने का जो आपको सही लगता है। दूसरे लोग शायद आपको गलत समझ सकते हैं, पर अपनी फीलिंग्स शेयर करने से डरो मत। लोगों का बिहेवियर नेचुरली गुस्से, इनसिक्योरिटी, निराशा और शर्मिंदगी में बदल जाता है। ये सब सिचुएशन पर डिपेंड करता है। बदलाव एक नेचुरल चीज़ है जिसे टाला नहीं जा सकता। आपको ये समझना होगा कि कोई भी उस वक्त अपने बेस्ट बिहेवियर में नहीं होता है जब उन्हें नेगेटिव थॉट्स या इमोशंस फील हो रहे हों। इसलिए कभी भी दूसरों से ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाने या जो आप डिफेंड करना चाहते हो उसे स्वीकार करने के लिए उन पर दबाव मत डालो। बेहतर है कि आप सब्र के साथ उनके शांत होने का इंतज़ार करो। एक बार जब वो शांत हो जाएं तो उनसे बात करो और मामले को सुलझाने की कोशिश करो। चाहे कितने भी मुश्किल हालात हों, आपको एक दूसरे के नज़रिए को समझना होगा, जिसके लिए आपको थोड़ा सब्र रखने की ज़रूरत पड़ेगी। एकदम से डिफेंसिव मत बन जाओ। आपको अपने माइंड को रीडायरेक्ट करने की ज़रूरत है। अपने एक्शन पर ध्यान दो और अपने थॉट्स को अपने फीलिंग्स के साथ जोड़ो। याद रहे, आप हर वक्त सही नहीं हो सकते। डिसएग्रीमेंट होना नॉर्मल है और आपको तुरंत ही उन्हें ठीक करने की ज़रूरत नहीं है।